इसी मिनट बचा है, इसी मिनट में अपनी बात मुझे रखनी है। 10 बजने वाला है, तो 20 मिनट बचा है 10 बजने में। न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है। मैं डूबता हूं तो दरिया उछालता है मुझे। स्टेज पर बैठे हुए सियासी रहनुमा और सामने बैठी हुई मुअज़्ज़िज़ अवाम, बुजुर्गों, साथियों, घरों तक मेरी आवाज़ जा रही हो तो मेरी अजीज़ माओं और बहनों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। अभी तक आपने सब लोगों की बातें सुनी हैं, मगर पिछले कुछ दिनों पहले मैं आपको ले चलना चाहता हूं कि किस नशेबो फराज से गुजरकर आज यहाँ मैं आपके सामने खड़ा हूं। उनमें से बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं और बहुत सारे लोग बहुत कुछ नहीं जानते। पहले तो चुनाव का ऐलान होते होते फिर चुनाव पे स्टे लग गया, फिर मामला हाई कोर्ट से निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का ऐलान कर दिया, फिर चुनाव टल गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना के कमेटी ने रिपोर्ट दे दी तो वहाँ मामला चला गया, फिर हाई कोर्ट में किसी ने रिट डाल दी तो खैर हाई कोर्ट की वो रिट खारिज हुई, फिर निर्वाचन आयोग ने चुनाव का ऐलान कर दिया। चुनाव के ऐलान होने के बाद टिकट का सिलसिला शुरू हुआ। मेरे वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। मैंने जिस राजनीतिक दल को अपने जिंदगी के 37 साल दे दिए, वहाँ मुझे एक मामूली सी नगर पालिका के टिकट के लिए मोहताज होना पड़ेगा, ये दिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। कोई आप गवाह हैं इस बात के कि मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। नींद सोया हूँ तो मुलायम सिंह यादव की सोया हूँ, और जब जागा हूँ और घूमा हूँ तो समाजवादी पार्टी की रहनुमाई में अपनी जिंदगी को गुजारने का काम किया है, और आप सब इसके गवाह हैं। पहले मुझे टिकट दिया गया, फिर 2 दिन के बाद पता चला कि टिकट होल्ड कर दिया गया, फिर पता चला कि टिकट किसी और को दे दिया गया, फिर मुझे कहा गया कि आप रुकिए, फिर बात चल रही है। तमाम समाजी पार्टी के तमाम नेताओं ने ये बात कही कि अरशद जमाल का टिकट कटना ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है, उनका टिकट नहीं कटना चाहिए। मगर मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। मेरा टिकट कटता, देखिए टिकट मिलना, कटना और मिल के भी कट जाना या टिकट ना मिलना ये एक सामान्य प्रक्रिया है। टिकट मुझे न मिलता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, टिकट मेरा मिल के कट जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अल्लाह गवाह है कि मैं पार्टी नहीं छोड़ता, लेकिन टिकट मुझे दे के मेरा टिकट काटा गया और फिर एक ऐसे आदमी को टिकट दिया गया जिस आदमी का सियासत में वजूद हुए अभी 2 महीना हुआ। सियासत में वजूद हुए मुझसे कहा गया कि आप 24,000 वोट से हारे, कैसे जीतेंगे। तो मैंने ये कहा कि आखिर आप मुझे टिकट नहीं देना चाहते तो जिस आदमी से मैं 24,000 वोटों से हारा हूं वो आदमी भी तो आप ही की पार्टी में है, उसको क्यों नहीं देते आप टिकट? आप एक डमी को क्यों टिकट देते हैं? यही एक राज की बात है जिसको समझने की जरूरत है। और इसने इस चीज ने, इस वाकये ने मेरे पूरे जमीन को झिझोड़ दिया और मुझे लगा कि ये मेरे सम्मान के साथ खिलवाड़ है, ये मेरी गैरत को ललकारा जा रहा है, ये मेरी इज्जत के साथ मजाक किया जा रहा है। और जब सम्मान और गैरत का जहां मामला है तो वहां तारीख गवाह है कि अपनों के खिलाफ भी लड़ने के लिए तलवार उठानी पड़ती है, तारीख गवाह है। और मैंने आवाज बुलंद की। साथियों, मुझे 24 तारीख को आखिरी पर्चा दाखिल करने की तारीख थी और 23 तारीख की शाम तक मुझे रोके रखा गया जहां बातचीत हो रही हो। इसके पीछे क्या मंशा थी मैं नहीं जानता, आप समझ सकते हैं, लेकिन मैंने भी याद किया हुआ था कि जब तक के समाजवादी पार्टी के कार्यालय का आखिरी कर्मचारी भी बाहर नहीं निकल जाएगा और जब तक बाहरी गेट में ताला नहीं बंद हो जाएगा तब तक मैं हिम्मत हार के समाजवादी पार्टी के कार्यालय से वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि कल दिन को ये न कहने वाला रहे कि आपने जल्दीबाजी कर दी वरना आपका टिकट तो रखा हुआ था।
उस पार्टी को मैंने जिंदगी के 37 साल दिए हैं। मेरे ऊपर 20 से ज्यादा मुकदमे हैं और एक भी मुकदमा मेरी जात का नहीं है। सारे उसी पार्टी के आंदोलन और उसी पार्टी के लिए लड़ने के लिए मेरे ऊपर 20 से ज्यादा मुकदमे हैं। और आज आपको बताऊं कि आज एक मुकदमे में मैं हाई कोर्ट से बाइज्जत बरी हुआ हूं आज। और मोहम्मद मधुबन थाने का 2008 का केस था। मैं समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष था। हम लोगों ने गरीबों के मुद्दों को लेकर वहां आंदोलन किया था। धारा 144 लगी थी। आरोप था कि आप लोगों ने धारा 144 का उल्लंघन किया है। उसमें मुकदमा चला। MP MLA कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, क्योंकि उसमें हमारे MP, पूर्व MP विधायक लोग भी शामिल थे। आज हाई कोर्ट ने हमको और तमाम विधायकों को बाइज्जत बरी किया है। मैं इंतजार करता रहा और जब शाम के 6 बज गए, सारे लोग चले गए, तो मैं मायूस और एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह से समाजवादी पार्टी के दरवाजे को टकटकी बात के देख रहा था। और मुझे लग रहा था कि मेरा कलेजा फट जाएगा, क्योंकि जिस घर में हमने 37 साल दिए हैं, उस घर को छोड़ना मामूली हिम्मत का काम नहीं था। मेरा कलेजा मुंह आ गया, मगर तमाम दरवाजे बंद थे, हर तरफ अंधेरा था, उम्मीद की अब एक किरण भी बाकी नहीं थी। तब ऐसे में उम्मीद की किरण बनकर ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये मेरे सामने आए। ये बैठे हुए हैं हमारे अतुल राय के प्रतिनिधि, ये मेरे सामने आए। ये बैठे हुए हैं भालू भैया, ये हमारे सामने आए। ये जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं विजय राज जी, ये हमारे सामने आए। आप विधायक जी बैठे हुए हैं रसना के, इन्होंने बात की। आप मुबारकपुर के विधायक जी बैठे हुए हैं, ये मेरे सामने चट्टान की तरह से खड़े हो गए और मुझे सहारा दिया। आप बताइए मुझको, आप मुझको बताइए कि जिन लोगों ने मुझे सख्त तरीन हालात में मेरे मुझे सहारा मन के साथ दिया, तो मुझे उनके साथ ईमानदारी के साथ खड़ा होना चाहिए या नहीं, आप मुझे बताइए। और अगर आपको लगता है कि इन लोगों ने मुझे सहारा दिया और बहन मायावती जी के पास ले गए, आखिरी वक्त तक इन्होंने अपने टिकट को होल्ड करके रखा हुआ था, तो इनके नाम पे जोरदार तालियां आप बजाइए, मुझे बेहद खुशी होगी। 7 बजे शाम को अचानक मुझे बुलाया गया कि आप आजमगढ़ आइए, आपका सिंबल रखा हुआ है। फिर डॉक्टर साहब ने कहा, जो पूरे इस कई जिले के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा डॉक्टर अजय साहब से कि आप ऐसा करिए कि आप वहीं लखनऊ में रुके रहिए, बहन जी आपसे फौरन मिलना चाहते हैं। मुझे फौरी तौर से बहन जी के बंगले पे बुलाया गया। डॉक्टर साहब भी वहीं पहुंच गए और जिला अध्यक्ष भी वहीं पहुंच गए और बंगले में जाके बहन मायावती जी से मुलाकात हुई। उनके बारे में तरह तरह के किस्से सुने थे, तो एक मन में अजीब सी कैफियत हो रही थी। मगर जब उनसे मिली तो इंतहाई दर्जे मोहब्बत के साथ उन्होंने बात की, यहाँ तक कि उन्होंने पूछा कि आपके कितने बेटा हैं, कितनी बेटी हैं, किसकी शादी हुई नहीं हुई, कितने भाई और बहन हैं, आप लोग क्या करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि जमाल साहब आप जाइए, चुनाव जीत के आइए, मेरी शुभकामना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी में आपको हमेशा सम्मान दिया जाएगा और इज्जत दी जाएगी, कभी आपके सम्मान में कमी नहीं आएगी। अब टिकट सिंबल आजमगढ़ में रखा हुआ था, मैं लखनऊ में था, रात के 9 बज चुके थे, 10 बज चुके थे। मैं लखनऊ से चला, सिंबल हमारा आजमगढ़ से लखनऊ की तरफ चला। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं और रास्ते में लगभग 12 बजे रात की बात होगी डॉक्टर साहब, 1 बज गया था। 1 बजे रात को हमारी और डॉक्टर साहब की गाड़ी की मुलाकात होती है और 1 बजे रात को डॉक्टर साहब की गाड़ी में मेरा सिंबल भरा गया। 1 बजे रात को और 1 बजे रात को उन्होंने मुझे सड़क पे खड़े होकर सिंबल दिया। ऐसा शायद पूरे राजनीति के इतिहास में नहीं हुआ होगा कि 1 बजे रात को किसी की गाड़ी में बैठकर सिंबल लिखा जाए और सड़क पर खड़े होकर फोटो खिंचाया जाए, ऐसा कभी आपने सुना नहीं होगा। मगर ये एहसान है डॉक्टर साहब, और मैं कभी एहसान भूलने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं कर्ज को चुकाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो मेरे लिए 2 कदम चला है उसके लिए मैं 4 कदम चलूँ। टिकट मिल गया, मऊ आए, आते ही उसी दिन मुकदमा हो। फिर 4 दिन बीता तो फिर एक मुकदमा हो गया।
फिर जब पर्चा वर्चा भर दिया गया तो फिर मुझे सिर्फ एक गाड़ी की परमिशन दी गई, स्कॉर्पियो की, और 2 ऑटो रिक्शे पर ऐलान करने की परमिशन दी गई। 3 दिन बीता तो एक ऑटो रिक्शा सीज। आरोप क्या लगा कि उसकी पहिया टेढ़ी घूमती है। ऑटो रिक्शा की पहिया जो टेढ़ी घूमती है, इसलिए उसको सीज कर दिया गया। फिर कुछ दिन बीता तो मेरी गाड़ी सीज कर दी गई। पूछा मैंने कि क्यों सीज की गई, तो कहा कि उसमें हूटर बज रहा था। डीएम साहब गुजरे तो डीएम साहब ने देखा था कि उसने हूटर बज रहा, तो डीएम साहब का आदेश है कि उसको अरेस्ट करके ले आया जाए। 10 टीम मेरी गाड़ी को पकड़ने के लिए लगाई गई। पूरे जिले में तमाम अधिकारी वही एक काम कर रहे थे उस समय, घर से जमात की गाड़ी को ढूंढ के पकड़ो। और गाड़ी को पकड़ा गया। मैंने पूछा कि क्यों पकड़ा, तो कहा कि हूटर बज रहा था। मैंने कहा उसमें हूटर तो है ही नहीं, तो बजेगा कहाँ से। मैंने पूछा कि हूटर है ही नहीं तो बजेगा कहाँ से, तो कहा हाँ हूटर तो नहीं है, लेकिन आप बात कर लीजिए ऊपर के अधिकारियों से। झंडा थोड़ा अपना बड़ा अच्छा ही 1.5 फुट का होना चाहिए, वो 2.25 फुट का है। गाड़ी सीज कर दिया और आज भी गाड़ी हमारे थाने में खड़ी है। मेरे पास एक गाड़ी भी नहीं है जिससे मैं चल सकूं। मैं स्कूटी से उस दिन से चल रहा हूं, आप सब देख रहे होंगे। ये गाड़ी जब सीज की गई तो गाजीपुर तिराहे पर कुछ पत्रकार साथी थे। उन्होंने पूछा कि गाड़ी सीज कर दी गई, अब तो क्या किया, क्या करना है आपका। मैंने कहा कहना क्या है यार, ये लोग एकदम सरकार के इशारे पर एकदम नंगा नाच कर रहे हैं। तो मैंने ये सब बातें गुस्से में बोल दी। तो दूसरे दिन सुबह फिर एक नोटिस आ गया मेरे घर पे कि आपने अधिकारियों के खिलाफ क्यों बोला, इससे अधिकारियों के सम्मान में कमी आई है, और जो लोक सेवा का मामला है उसमें आपके फला धारा के तहत क्यों न मुकदमा कर दिया जाए। और टाइम दिया गया, आधे घंटे के अंदर अंदर इसका 2:30 बजे मुझे नोटिस दी गई और कहा गया कि 3 बजे तक इसका जवाब आप दाखिल करिए। मैं भागा हुआ एडीएम से बात गया और उनको अपना जवाब दे दिया। और मैंने कह दिया कि साहब अगर आपको मेरी बात इतनी नागवार लगी तो चलिए मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ। ये किससे चल रहे हैं आज की डेट में, मुझे समझ में नहीं आता कि एक अरशद जमाल में आखिर क्या रखा है कि एक पार्टी ने तो डमी कैंडिडेट दे दिया। और डमी कैंडिडेट देने के लिए मैं माननीय अखिलेश यादव जी को दोषी नहीं ठहराता हूं। उसका कारण ये है कि उनको गुमराह किया गया, गलत सूचना दी गई। और गलत सूचना देने वाले आजमगढ़ के एक नेता हैं जो पहले सब आप ही की पार्टी में मंत्री थे और अब बदकिस्मती एक समाजवादी पार्टी में उसको डुबा रहे। उन्होंने सूचना दी थी, उन्होंने सौदा किया बीजेपी के साथ और बीजेपी के इशारे पर यह कैंडिडेट दिया गया जो समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है। मैं इस बात को गारंटी से कहता हूँ, चुनाव के बाद मैं बात साबित करूंगा। हालात ऐसे चलते हुए, ऐसे गुजरते हुए, अब वहां पत्रकार ने जब पूछा कि अब आप क्या करेंगे, मैं तो उस वक्त स्कूटी से था। मैंने कहा देखिए स्कूटी से चल रहा हूँ, पुलिस चाहे तो मेरी स्कूटी को भी जब्त कर ले। 5000 कंधे तैयार खड़े हैं, लोग मुझे कंधे पर बिठा के घुमाएंगे और पूरे माह का चुनाव मैं इस जनता के कंधे पर बैठ के लड़ूंगा और कामयाब होकर दिखाऊंगा। आप सब जानते हैं कि मेरी पूरी जिंदगी में मेरे दामन पे एक दाग नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। 20 मुकदमे हैं मगर मेरी जात का एक भी मुकदमा नहीं। सारे मुकदमे धरने और प्रदर्शन के हैं और आपकी लड़ाई के लिए हैं। चाहे कोरोना काल का मामला रहा हो, आप बताइए कि कोई नेता मुंह में पूरे कोरोना काल में दिखा मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, लेकिन उन्हीं लोगों की दुआओं का नतीजा है कि आज तमाम दलीय दीवारें टूट गई हैं, तमाम धार्मिक दीवारें टूट गई हैं और बड़े बड़े लोग यहाँ आ रहे हैं अरशद जमाल को हराने के लिए। एक मंत्री जी हैं जो 2 हफ्ते से यही कैंप किए हुए हैं, 4 मंत्री और आगे यहाँ डेरा डाले हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आगे यहाँ से जा चुके हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि ये नगर पालिका का चुनाव है कि लोकसभा का चुनाव है। आखिर इतनी क्या खास बात है मुझ में कि मुझको हराने के लिए ये किया जा रहा है। मेरी मीटिंग हमने मांगा कि हमको दे दीजिए रोड शो करने का एक मौका। हमने शुरू में दरखास्त दी थी मगर आना कानी करते करते कल जाने करने के हाँ देना मुश्किल है, देंगे लेकिन दिन में 12 बजे देंगे। मैंने कहा 12 बजे कौन जाएगा, हमारा जलसा है खीरबाग में, वहां मुझे आके शामिल होना है। किसी हाल में तैयार नहीं हो। और कल बीजेपी का तमाम कार्यक्रम चल रहा है, तमाम लोगों को कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप जितनी भी ताकत लगा लो, आप जितना भी अपना पावर इस्तेमाल कर लो, आप जितनी भी गुंडाई कर लो, मगर ये जो जनता है जिसने मन बना लिया है कि अरशद जमाल को इस चुनाव में जिताना है,
और अरशद जमाल एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिसने कभी ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, न कभी अगड़ा देखा, न कभी पिछड़ा देखा, न कभी दलित देखा, न कभी वो देखा, न कभी पिछड़ा देखा। मैंने कभी जिंदगी में ये नहीं सीखा है, क्योंकि नफरत को नफरत से आप नहीं काट सकते, आप कभी हाथ को हाथ से नहीं बुझा सकते। इसलिए अगर आप जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं तो कौमी यकजहती की बात करिए, भाईचारे की बात करिए, क्योंकि जब तक आप हम सब मिलकर नहीं लड़ेंगे तब तक इस मुल्क में जो नफरत का बीज बोया जा रहा है उससे आप निजात नहीं पा सकते। साथियों, ये मुल्क जरूर आजाद हो गया है, मगर ये जो शक्तियां इस वक्त सरकार में बैठी हुई हैं, अगर इनको सत्ता से नहीं हटाया गया तो आप समझ लो कि आने वाले दिनों में आपको फिर एक मर्तबा आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज हमारे साथ तमाम लोग खड़े हैं, तमाम बिरादरियों के लोग खड़े हैं और सारे के सारे लोग आपको जिताने के लिए तैयार हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ और अपील करता हूँ कि आप लोग किसी भी हालत में